आज हम बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ द बैंक रेट पॉलिसी। देखिए, बैंक रेट के बारे में हम अलग वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, आप प्लीज उसको देखिए, समझिए और फिर हमारे इस वीडियो पे आइए जिसमें हम बैंक रेट पॉलिसी के इफेक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, चेंज इन द बैंक रेट में ट्रिगर अ रिपल इफेक्ट। एक बैंक रेट में चेंज होने से, ऊपर नीचे होने से उसके जैसे मल्टीपल इफेक्ट्स पड़ते हैं, बहुत ज्यादा प्रभाव होता है उसका, एक चीज पर नहीं, बहुत सारी चीजों पर, और टक 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 करके बाकी चीजें बैंक रेट के साथ अफेक्ट होती हैं। एज इट इम्पैक्ट्स एवरी स्फीयर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी, हमारी कंट्री के हर एंगल को ये बैंक रेट इनडायरेक्टली डायरेक्टली जाके छूता है। ठीक, तो जब बैंक रेट बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट कॉस्टलियर हो जाता है। देखिए, बैंक रेट बढ़ा तो कमर्शियल बैंक ने सेंट्रल बैंक से जो लोन लेना था उसका रेट बढ़ गया, उसका ब्याज बढ़ गया कमर्शियल बैंक का। तो जब कमर्शियल बैंक का रेट बढ़ गया, ब्याज बढ़ गया, तो वो मुझे और आपको, आम नागरिक को ही बढ़े हुए ब्याज पर ही लोन देगा। तो हमारे लिए, आम जनता के लिए वो लोन लेना महंगा हो गया, क्योंकि हमारा रेट भी बढ़ गया, हमारा ब्याज बढ़ गया। तो क्रेडिट जो है, उधार लेना महंगा हो गया, जिससे क्या होगा, रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट। तो कम लोग उधार लेंगे, है ना, क्योंकि अब कमर्शियल बैंक ने बढ़े हुए रेट पर लोन देना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारा रेट बढ़ गया, इसलिए कम लोग उधार लेंगे, जिससे डिस्करेजेस द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द कंट्री। तो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि जब आपको उधार लेना महंगा हो गया क्योंकि ब्याज बढ़ गया, तो कम लोग उधार लेंगे, कम बिजनेसमैन जाएंगे, कम इन्वेस्टमेंट होगी, है ना, तो उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो हो जाएगी। उसके उलट होगा फॉल इन द बैंक रेट। जब बैंक रेट गिर गया तो क्रेडिट चीपर हो गया, क्योंकि कमर्शियल बैंक को सस्ते ब्याज पर सेंट्रल बैंक ने लोन देना शुरू कर दिया, तो सेंट्रल बैंक आम जनता को भी सस्ते ब्याज पर लोन देगा। जब क्रेडिट चीप हो जाएगा, इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट, जब सस्ते ब्याज पर लोन मिल रहा है तो बहुत सारे लोग उधार लेंगे, बहुत सारे लोग इस चीज के लिए भी उधार लेने लग जाएंगे क्योंकि उधार सस्ते में मिल रहा है। इससे लोगों के हाथों में ज्यादा पैसा आएगा, और जो बिजनेसमैन है वो भी बढ़ चढ़ के ज्यादा उधार लेगा, क्योंकि उसको सस्ता मिल रहा है और वो बहुत सारी और जगहों पे इन्वेस्ट करेगा, जिससे, क्योंकि लोगों के पास ज्यादा पैसा आ गया, हमारे देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी, जिससे प्राइस लेवल जो है वो फॉल कर जाएगा। तो अभी हमने आपको बताया कि बैंक रेट बढ़ने और कम होने से क्या होता है। अब हम करते हैं बैंक रेट पॉलिसी के चेंज होने से हमारे देश में क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है इफेक्ट ऑन द कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। जैसा कि हमने बताया, बाय चेंजिंग द बैंक रेट द सेंट्रल बैंक अफेक्ट्स द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट। कॉस्ट ऑफ क्रेडिट मतलब उधार की कीमत, है ना, वो सेंट्रल बैंक बैंक रेट को चेंज करके ये कॉस्ट ऑफ क्रेडिट माने की उसकी कीमत, उधार लेने की कीमत को अफेक्ट करता है। बैंक रेट के बढ़ने से सेंट्रल बैंक कॉस्ट ऑफ क्रेडिट को बढ़ा देता है, क्योंकि उधार लेना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ब्याज दर बढ़ जाती है। बैंक रेट बढ़ा तो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट भी बढ़ गया। बाय लोअरिंग द बैंक रेट को कम करने से सेंट्रल बैंक ने कॉस्ट ऑफ क्रेडिट कम कर देना है, क्योंकि सस्ते दर पे ब्याज उधार मिल रहा है। तो बैंक रेट फॉल हुआ तो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट भी फॉल कर गया। By changing the eligibility rules or the conditions under which the commercial banks can secure the loans, the central bank influence the availability of credit. अब देखिए, दूसरी बात हम करेंगे availability of credit। क्या उधार अवेलेबल है। देखिए, मान लो मुझे बिजनेस शुरू करना है जिसके लिए मुझे 50 लाख रुपया चाहिए, तो क्या ये मुझे कमर्शियल बैंक देगा कि नहीं देगा, है ना। तो ये कौन कौन मैनिपुलेट करता है इसको, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक ने क्या कर देने हैं जी, एलिजिबिलिटी रूल्स ही बहुत स्ट्रिक्ट कर देने हैं।
मान लीजिए मेरे को 50 लाख का लोन लेना है, तो मेरे लिए रूल रख दिया जाएगा कि आपको कम से कम 50 लाख की चीज गिरवी रखनी पड़ेगी, चाहे तो आपका घर की कीमत 50 लाख रुपया हो या आपके पास कोई महंगी गाड़ियां हो जिसकी कीमत 50 लाख रुपया है। तो ये किसको कहते हैं? एलिजिबिलिटी रूल्स। तो अगर वो स्ट्रिक्ट कर देंगे तो भैया मैं 50 लाख के लोन लेने के लिए अगर मेरे पास 50 लाख की जायदाद है तो मैं क्यों लूंगी आपसे 50 लाख रुपए का लोन, है ना? लेकिन हम ये क्वेश्चन तो नहीं कर सकते ना उनको, उन्होंने अपने रूल्स बना देने हैं। अगर वो चाहते हैं कि टाइट कर दो जी पॉलिसी तो वो एलिजिबिलिटी रूल्स ही मुश्किल बना देंगे। तो अगर वो मुश्किल है रूल या आसान है रूल, उससे ये पता चलेगा कि क्या उधार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं समझ जाऊंगी कि ये मुझे उधार देना ही नहीं चाहते, क्योंकि इतनी डिफिकल्टीज मेरे सामने रख रहे हैं कि मुझे जब लोन लेना है तो मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं तुम्हारे पास लोन लेने क्यों आऊं, राइट? इसी तरह से वो कहते हैं कि स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी रूल्स मेक इट डिफिकल्ट फॉर कमर्शियल बैंक्स टू गेट लोन्स फ्रॉम सेंट्रल बैंक। अगर स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी रूल्स रखे हैं, कमर्शियल बैंक ही सेंट्रल बैंक से लोन नहीं ले पाएगा, क्योंकि सेंट्रल बैंक ने उसको उधार लेने के लिए स्ट्रिक्ट बना दिया है। और अगर वो लीनियंट हो जाता है, अगर वो आराम से दे लगता है ठीक है आ जाओ ले लो लोन, तो कमर्शियल बैंक को बहुत आसानी होती है सेंट्रल बैंक से लोन लेने में। तो अगर सेंट्रल बैंक ने लोन स्ट्रिक्ट रूल्स रखे हैं, कमर्शियल बैंक को दिक्कत हो रही है लोन लेने में, तो कमर्शियल बैंक मुझे भी दिक्कत क्रिएट करेगा, मुझे और आपको दिक्कत क्रिएट करेगा लोन देने के लिए। तो अगर वहां पर उसको आसानी से मिलता है तो वो मुझे आसानी से दे देगा। तो हमने ये जाना कि ये जो एलिजिबिलिटी रूल्स हैं ये बनाता है सेंट्रल बैंक, और जितने डिफिकल्ट रूल्स कमर्शियल बैंक्स के लिए रखता है उतने ही डिफिकल्ट रूल्स कमर्शियल बैंक आम जनता के लिए रखता है। तो वो इन एलिजिबिलिटी रूल्स को चेंज करके सेंट्रल बैंक अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट को संभाल लिए बैठा है कि क्या लोगों को क्रेडिट अवेलेबल हो या ना हो, ये कंडीशंस और रूल्स डिसाइड करते हैं। तो जब उसकी मर्जी होती है कि लोगों को आसानी से उधार मिल जाए तो वो रूल्स को लीनियंट बना देता है, लीनियंट माने स्ट्रिक्ट नहीं बनाता। और अगर उसकी मर्जी होती है कि ज्यादा लोगों को उधार नहीं देना तो वो इन रूल्स को बहुत स्ट्रिक्ट बना देता है। सी द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट मतलब उधार की कीमत जो है, विच इज कॉल्ड द प्राइस डायमेंशन ऑफ द बैंक रेट पॉलिसी। बैंक रेट पॉलिसी का जो प्राइस है उसका मतलब क्या है? उधार की कीमत। वो डिटरमिन करता है क्वांटिटी ऑफ बोरोइंग डिमांडेड फ्रॉम सेंट्रल बैंक। देखिए अगर वो ब्याज दर ज्यादा है, बहुत बढ़ी हुई है, तो ज्यादा लोन लोग नहीं लेंगे। सेंट्रल बैंक से कमर्शियल बैंक ज्यादा लोन नहीं लेगा अगर वो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट बढ़ी हुई है। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, दैट इज द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द बैंक रेट पॉलिसी, ये डिटरमिन करती है क्वांटिटी सप्लाइड बाय द सेंट्रल बैंक, कितना पैसा सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को देने के लिए तैयार है। तो एक हमने आपको बताया क्वांटिटी ऑफ बोरोइंग डिमांडेड फ्रॉम सेंट्रल बैंक, जितना सेंट्रल बैंक से डिमांड कर रहा है और जितना सेंट्रल बैंक सच में दे रहा है। ठीक है जी। तो हम कहते हैं कि व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड, जब ये क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाइड के बराबर हो जाती है। किस चीज की क्वांटिटी डिमांडेड? लोन की। और क्वांटिटी सप्लाइड किस चीज की? लोन की। ये बोरोइंग्स की जब क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड बराबर हो जाती है तो आपको बैंक रेट चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। तब जीरो चेंज इन द बैंक रेट पॉलिसी विल बी अप्रोप्रिएट, मतलब फिर बैंक रेट पॉलिसी को मत छेड़िए जब आपका क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ बोरोइंग इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ लोन। समझे जी? आगे बढ़ेंगे। देखिए नो साइमल्टेनियस डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड मनी सप्लाई। ध्यान से सुनिए, जो सेंट्रल बैंक है वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा कम कर सकता है, और जो सेंट्रल बैंक है वो मनी सप्लाई को भी बढ़ा और कम कर सकता है। लेकिन बात यहाँ ये हो रही है कि वो इन दोनों चीजों को चेंज नहीं कर सकता। सेंट्रल बैंक के पास ये पावर है कि या तो वो इसको बदल ले या वो इसको बदल ले, दोनों को एट अ टाइम, एक समय पर वो दोनों चीजों को चेंज नहीं कर सकता। द सेंट्रल बैंक कैन नॉट साइमल्टेनियसली सेट बोथ इंटरेस्ट रेट एंड मनी सप्लाई, वो दोनों चीजों को सेट नहीं कर सकता एक समय पर।
सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंस कर सकता है इंटरेस्ट रेट को और मनी सप्लाई को। वो चाहे तो इसको भी बदल सकता है, वो चाहे तो इसको भी बदल सकता है, लेकिन अलग अलग, दोनों को इकट्ठा बदल नहीं सकता। चेंज इन द बैंक रेट इन्फ्लुएंसेस द इंटरेस्ट रेट इन द मार्केट। अगर बैंक रेट बदलता है तो मार्केट में जो बाकी ब्याज की दरों पर पैसा मिल रहा है वो उसमें भी बदलाव आता है। चेंजेस इन द अमाउंट दैट सेंट्रल बैंक इज विलिंग टू लैंड इन्फ्लुएंस द मनी सप्लाई। मनी सप्लाई कैसे होती है? अगर सेंट्रल बैंक ज्यादा लोन देने को तैयार है तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, और अगर सेंट्रल बैंक ज्यादा उधारी देने को तैयार नहीं है तो मनी सप्लाई हमारे देश में कम हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हम एक फिगर लेते हैं जिसमें ये है जी कम्युनिटी डिमांड कर्व डीडी, ये है आपका एमएम सप्लाई ऑफ मनी कर्व, और जहां ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहां हमारा डिसाइड होता है ओआई, रेट ऑफ इंटरेस्ट। Given the demand for money curve, if the central bank wants the rate of interest to rise from OI to OI1, the central bank must reduce the supply of money from OM to OM1। वो क्या कहते हैं, अगर सेंट्रल बैंक की ये मर्जी है कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि इनिशियली OI पर है, अगर सेंट्रल बैंक ये चाहता है कि ये बढ़ जाए, ये OI1 पे चला जाए, तो सेंट्रल बैंक को क्या करना पड़ेगा, उसको ये मनी सप्लाई को कम करके OM से OM1 पर लाना पड़ेगा। यहां से मनी सप्लाई को यहां लाएगा, तभी उसकी मर्जी चलेगी कि मैं चाहता हूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाए। If the central bank wants the rate of interest to fall from OI to OI2, और अगर वो चाहता है कि ये रेट यहाँ से कम होके यहाँ पर आ जाए, तो इसके लिए उसको इट मस्ट इंक्रीज द मनी सप्लाई फ्रॉम OM टू OM2, तो उसको OM से OM2 पर मनी सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। तो हम रिपीट करते हैं कि अगर सेंट्रल बैंक चाहता है कि ये ब्याज यहाँ से यहाँ तक जाए तो उसको मनी सप्लाई यहाँ से यहाँ लानी पड़ेगी, और अगर वो ये चाहता है कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर जाए यहाँ तक तो उसको मनी सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। आगे बढ़ेंगे इसी कर्व में, इफ द सेंट्रल बैंक वांट्स टू रिड्यूस द, अभी हमने पिछली स्लाइड पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात की, अब हम यहाँ मनी सप्लाई की बात करेंगे कि अगर सेंट्रल बैंक ये चाहता है कि मनी सप्लाई रिड्यूस हो OM से OM1 तक, अगर वो चाहता है कि सेंट्रल बैंक ये चाहता है कि मनी सप्लाई OM से OM1 तक आ जाए, तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा OI से OI1 तक। अगर वो चाहता है कि वो ये चीज यहाँ से यहाँ तक आ जाए तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा, और अगर वो चाहता है कि मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाए OM से OM2 तक हो जाए तो उसको ये चीज कम करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट को कम करना पड़ेगा। अगर वो मनी सप्लाई को कम करना चाहता है तो उसको बढ़ाना पड़ेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, और अगर वो चाहता है कि मनी सप्लाई बढ़ जाए OM से OM2 तक तो उसको ब्याज जो है वो कम करना पड़ेगा। इसलिए हमने देखा कि गिवन द डिमांड फॉर मनी फंक्शन, ये डीडी कर्व एज इट इज रहा, सेंट्रल बैंक कैन नॉट साइमल्टेनियसली चूज एन इंटरेस्ट रेट एंड मनी सप्लाई। तो वो दोनों चीजों की मर्जी पे नहीं, दोनों चीजों को मर्जी से नहीं चला सकता, एक उसकी मर्जी से हो सकती है तो दूसरा उसको कम बढ़ाना पड़ेगा। या तो वो सेट कर ले रेट ऑफ इंटरेस्ट और मनी सप्लाई को आगे पीछे कर ले, या वो सेट कर ले मनी सप्लाई और रेट ऑफ इंटरेस्ट को आगे पीछे कर ले। दोनों को एक समय पर वो सेट नहीं कर सकता, एक चीज को एक समय पर सेट कर सकता है। आगे बढ़ेंगे, बैंक रेट पॉलिसी का क्या इफेक्ट होता है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी पे। देखिए, चेंज इन बैंक रेट लीड्स टू कॉरेस्पॉन्डिंग चेंजेस इन अदर रेट्स इन द मार्केट। हमने आपको बताया कि जब बैंक रेट में कोई चेंज आता है तो बाकी रेट्स ऑफ इंटरेस्ट इन द मनी मार्केट उनमें भी वैसा ही चेंज आ जाता है, अगर वो बढ़ेगा तो ये भी बढ़ जाते हैं। तो जो उधारी है, द क्रेडिट विल ईदर बिकम डियरर और चीपर। अगर बैंक रेट बढ़ गया बाकी के ब्याज रेट भी बढ़ जाएंगे और जो ये क्रेडिट है वो भी बढ़ जाएगा, वो महंगा हो जाएगा। ठीक है, तो या तो वो कम हो गया या वो बढ़ गया। द विलिंगनेस ऑफ बिजनेसमैन टू बोरो एंड इन्वेस्ट विल अंडरगो अ चेंज। ऑब्वियसली अगर उधारी महंगी हो गई है तो बिजनेसमैन ज्यादा उधार नहीं लेगा और ना ही वो ज्यादा इन्वेस्ट करेगा। अगर उधारी सस्ती हो गई है, ब्याज दर कम हो गया, तो वो ज्यादा बोरो भी करने में इंटरेस्टेड रहेगा और इन्वेस्टमेंट करने में भी इंटरेस्टेड रहेगा, जिससे जिससे क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी पे फर्क आता है। अगर ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़िया जा रही है, और अगर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी नीचे आ जाएगी, जिससे प्राइस लेवल भी अफेक्ट होता है। ठीक है जी, तो हमने देखा कि बैंक रेट के चेंज होने से इकोनॉमिक एक्टिविटी पे फर्क आता है।
नेक्स्ट पॉइंट है जी अनाउंसमेंट इफेक्ट। द अनाउंसमेंट ऑफ चेंज इन द बैंक रेट इन्फ्लुएंसेस द क्रेडिट साइकोलॉजी इन द कंट्री। देखिए बैंक रेट के बढ़ने कम होने से लोगों की साइकोलॉजी, बुद्धि इन द सेंस साइकोलॉजी माने लोगों की मानसिकता ही वैसी हो जाती है कि सब कुछ महंगा हो रहा है तो ओ गॉड, rise in the bank rate is regarded as official signal for the beginning of the period of relatively dearer money। अगर बैंक रेट बढ़ता है तो लोगों में मानसिकता आ जाती है कि अब जो समय है वो महंगाई का आने वाला है, मनी मार्केट में सब कुछ बढ़ने वाला है। और अगर बैंक रेट फॉल कर जाता है तो लोगों की मानसिकता उनको ये कहती है कि चीपर मनी फेज आने वाला है, उधारी सस्ते में होने वाली है। तो बैंक रेट के अनाउंसमेंट होने से ही लोगों की मानसिकता में बदलाव आ जाता है। अब आती है बात बैंक रेट पॉलिसी ड्यूरिंग इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन। बैंक रेट पॉलिसी से हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों को कंट्रोल करते हैं। कैसे करते हैं? ड्यूरिंग इन्फ्लेशन the central bank increases the bank rate. As a result, other interest rates in the money market will rise। देखिए जब इन्फ्लेशन होती है तो सेंट्रल बैंक रेट बढ़ा देता है। उससे क्या होता है कि बाकी के रेट्स भी मनी मार्केट में बढ़ जाते हैं, जिससे क्या होता है कॉस्ट ऑफ क्रेडिट महंगी हो जाती है, जिससे क्या होता है कि बिजनेसमैन डिस्करेज होता है, उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो ज्यादा पैसे उधारी में ले, ठीक है, वो नहीं लेगा और वॉल्यूम विल डिक्रीज, तो लोगों के पास कम पैसा हो जाएगा। बिजनेसमैन क्या करेगा, क्योंकि उसको महंगा पड़ रहा है तो वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाएगी और प्राइस लेवल फॉल हो जाएगा। तो हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लिया, सेंट्रल बैंक ने बैंक रेट को बढ़ाया और इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लिया। और जब डिप्रेशन होता है बैंक रेट को रिड्यूस कर दिया जाता है। दिस विल रिड्यूस द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें बाकी के ब्याज भी कम हो जाते हैं, जिससे उधारी सस्ती हो जाती है, बैंक क्रेडिट चीपर हो जाता है, आपको कम ब्याज पे ज्यादा पैसा मिलने लग जाता है, जिससे बिजनेसमैन एनकरेज होता है कि वो ज्यादा बोरो करे और इन्वेस्ट भी ज्यादा कर ले, क्योंकि उसको सस्ते ब्याज पर वो मिलने लग जाता है, पैसा मिलने लग जाता है। दिस पुशेस अप द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। जब उसको ज्यादा पैसा मिल रहा है वो ज्यादा इन्वेस्ट करेगा और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी और हमारा प्राइस लेवल भी अप हो जाएगा, जिससे डिप्रेशन जो है वो कंट्रोल कर लिया। सेंट्रल बैंक ने बैंक रेट को कम करके डिप्रेशन को संभाल लिया। नेक्स्ट पॉइंट इज इफेक्ट ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैंक रेट से बैलेंस ऑफ पेमेंट भी हम सेट कर सकते हैं। A rise in the bank rate will set right an adverse balance of payment। देखिए जब बैंक रेट राइज हो गया तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर हमारे रिवर्स जा रहा है, अनफेवरेबल जा रहा है, तो वो भी हम उसको फेवरेबल बना सकते हैं सेंट्रल बैंक रेट को चेंज करके। कैसे? एन एडवर्स बैलेंस रिजल्ट्स इन आउटफ्लो ऑफ गोल्ड। देखिए जब बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे फेवर में नहीं है तो हमारे देश का सोना बाहर जाता है। बैंक रेट जब बढ़ा दिया जाता है तो क्या होता है, बाकी के इंटरेस्ट रेट्स भी मनी मार्केट में ऊपर चले जाते हैं, जैसे हमने आपको पिछली स्लाइड में बताया। उससे क्या होगा, देयर विल बी मूवमेंट ऑफ फॉरेन कैपिटल इनटू द कंट्री बिकॉज ऑफ बेटर रिटर्न्स। देखिए जब हमने बैंक रेट बढ़ाया, बाकी के ब्याज भी ऑटोमेटिकली बढ़ गए, तो फॉरेन कैपिटल कंट्री में आएगा, क्योंकि उसको दिखता है कि यहाँ पर उसको ज्यादा ब्याज मिल रहा है, ज्यादा मुनाफा हो रहा है, इसलिए फॉरेन कैपिटल हमारे देश में आएगा। और उसके साथ साथ एक एडवांटेज और होगा, स्टॉपेज ऑफ कैपिटल गोइंग आउट ऑफ द कंट्री। तो हमारे देश के लोग भी पैसा बाहर नहीं भेजेंगे, क्योंकि भैया उनको अपने देश में ही बहुत ब्याज मिल रहा है, तो बाहर से पैसा आया और घर का पैसा बाहर नहीं गया। द डिमांड फॉर डोमेस्टिक करेंसी विल राइज। हमारे देश की करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी, उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी और जो हमारा एक्सचेंज रेट है वो फेवरेबल हो जाएगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल अगर हो तो सेंट्रल बैंक रेट को बढ़ा देता है और बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल हो जाता है। इससे हमारा आज का आर्टिकल यहीं खत्म होता है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।